हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल पेपर का जो मॉडल पेपर है उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे सेम टू सेम आपको पेपर देखने को मिलेगा 2025 में। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश जो दिए गए हैं। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, 70 नंबर का आपका पूरा पूर्णांक होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे बात करें 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आपका रहेगा और 9 से लेकर 16 तक आपका अति लघु प्रश्न रहेगा। और जो अति लघु प्रश्न रहेगा ये 20 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, 20 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना है। थोड़ा अगर ज्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, नंबर तब भी आपको उतना ही मिलेगा। बात करें आगे तो यहाँ पे 17 से लेकर 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 23 से लेकर 24, यानी 23-24 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना रहता है। टोटल आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन लॉन्ग वाला आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद 25 और 26 जो रहेगा ये मानचित्र कार्य रहेगा, जिसमें आपका भारत का पूछा जाएगा और फिर आपसे जो है 5 नंबर का विश्व का पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का ये पूछा जाएगा और 5 नंबर का विश्व का पूछा जाएगा। टोटल 10 नंबर का आपका मैप आएगा। चिंता मत करिएगा, मैं 100% आपको सही तरीका बताऊं कैसे आप मानचित्र भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इन पे नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस अधिकांश जनसंख्या कहाँ पे है। तो अधिकांश जनसंख्या यहाँ पे बात करें, जो ऑप्शन दिया है इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर यहाँ पे चीन होता तो राइट आंसर चीन होता, लेकिन चीन नहीं है। अगर यहाँ पे भारत होता तो राइट आंसर भारत होता, लेकिन यहाँ भारत भी नहीं है। इसके बाद तो बात करें यहाँ पे देखिए जो है यूएसए नाम दिया गया है यहाँ पे। तो जो यूएसए है, ठीक है, नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका ये तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है आपका चाइना, भारत, इसके बाद जो है यूएसए है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, मतलब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर दोस्तों तैयारी करें। इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुणों में धनात्मक वृद्धि। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो डेनमार्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है। मतलब कि वन पर आधारित उद्योग का मतलब ये है कि वनों से वो वस्तु बनाई जाती है। सीमेंट की बात करें तो चूने पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। वस्त्र, सूती वस्त्र वगैरह जो होते हैं, सूती कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है। कागज की बात करें तो कागज जो है वो आपका वनों पर आधारित होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो देखिए महानगर है। ठीक है, ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे लोग कमाने जाते हैं। यहाँ पे खेती नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब खेती कम होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा द्वितीय रोजगार मिलता है। ठीक है, यानी उद्योग जो है यहाँ पे ज्यादा आपको मिल जाते हैं। सेवा भी मिलता है, लेकिन उद्योग वाले सेक्टर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, वस्तुओं और व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो परिवहन कहलाता है। जो भी आपके पास साधन है, जिस साधन से आप विद्यालय जाते हैं, वो एक परिवहन का साधन है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, परिवहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है संचार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ पे होगा किस प्रकार। ठीक है, किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो राइट आंसर विस्तृत पत्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 8वां है भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। जन्म दर की बात करें तो यहाँ पे केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में साक्षरता दर अधिक है। और इसके बाद बात करें वहां पे लिंगानुपात ज्यादा है, लेकिन यहाँ जन्म दर जो है वो कम है।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन की। अति लघु क्वेश्चन जो है आपको आसान शब्दों में समझना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका क्या आशय है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो अप्रवासी और उत्प्रवासी क्या होते हैं, तो देखिए वे प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। प्रवास का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वास करना, प्रवास कहलाता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे लिखा है अप्रवासी क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति जब किसी नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है, कोई नए स्थान पर जाते हैं, पहली बार जब नए स्थान पर जाते हैं, वहां पे जाके बस जाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अप्रवासी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जबकि वे प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट ये है कि जब नए स्थान पर जाएंगे तो आप प्रवासी कहलाएगा, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाहर कहीं चले जाएं, तो चाहे वो नए स्थान पर गए हों, चाहे पुराने स्थान पर गए हों, या बार बार वहीं पे जाते हों आते हों, तो उसे कहते हैं उत्प्रवासी। ठीक है, जब नए स्थान पर जाएंगे तो अप्रवासी हो जाएगा, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं चले जाते तो उसे उत्प्रवासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मानव विकास के 3 मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मानव विकास के बारे में समझ लेते हैं। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। इस जो यहाँ पे लिखा गया है इसका मतलब ये है कि जो मानव विकास कैसे करता है, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, है ना, यानी यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो उसका जो स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी आपकी तबीयत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका पेपर अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा ना हो, आप विकास ना कर पाए। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर मानव विकास करना है तो सबसे प्राथमिकता ये होती है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ये महत्वपूर्ण से पक्ष हैं मानव विकास के। इसमें 3 स्रोत कौन कौन से, तो देखिए आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है और जनसांख्यिक क्षेत्र है। तो ये 3 क्षेत्र हैं, आप इन्हें ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो सेकंड जो क्रियाकलाप है और तीसरा जो क्रियाकलाप है उसके बारे में बताना है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। द्वितीय क्रिया में आ जाएगा कुटीर उद्योग आ जाएगा, विनिर्माण उद्योग आ जाएगा, और तृतीय क्रिया में जो बैंकिंग सेवा आ जाएगा और पर्यटन उद्योग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो उद्योग से संबंधित होते हैं वो आपका द्वितीय क्रिया में आता है, और जो सेवा से संबंधित होता है वो तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं यहाँ पे, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, कुटीर उद्योग क्या होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। निर्माण का मतलब क्या, निर्माण का मतलब ये है जैसे कि अगर आपके पास गन्ना है, ठीक है, गन्ना से जब चीनी बनाया जाएगा तो ये उद्योग के माध्यम से कन्वर्ट होगा चीनी में। तो यहाँ पे जो प्रोसेस यानी गन्ना से जब चीनी में निर्माण किया जाएगा तो जो भी प्रोसेस है उसी को निर्माण के नाम से या विनिर्माण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि जो कुटीर उद्योग होता है ना, ये परिवार के सदस्यों द्वारा हाथ से ज्यादातर काम किए जाते हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा काम किया जाता है, उसी को कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप इतना भी ले देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा गया है अगर आप इसको समझ नहीं पाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझिए कुटीर उद्योग का मतलब ये है कि जो परिवार के सदस्यों के साथ और हाथ से ज्यादातर काम किए जाते हैं ऐसे उद्योग को कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों का नाम लिखिए। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्रों में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो तेजी से उभर रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर देखिए,
इसमें भारत है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, आदि ऐसे देश हैं जो लाभ प्राप्त हुआ है। भारत स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वाचन और प्राश्रव्य, ये सब किताबी भाषा लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए। बस आप इतना समझ जाइए कि कौन से देश जो है उभरे हुए हैं। तो भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आप इन्हें इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिवहन क्या है? तो परिवहन के बारे में लिखेंगे यहाँ पे कि परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं को तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में पारिश्रमिक रूप में आय प्राप्त होती है। या सिंपल भाषा में कहें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाना ही परिवहन के नाम से जाना जाता है। परिवहन का मतलब क्या होता है? परि मतलब चारों तरफ, वाहन मतलब ले जाना, ठीक है, लेकर जाना, आना। तो यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तु और सेवा है उनको लेकर जाना, लेकर आना, यही परिवहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए मुंबई जो है बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पे मुंबई है और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह होता है दोस्तों, जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन पे आके रेल रुकती है, ट्रेन रुकती है, ऐसे ही समुद्र के जो जहाज होते हैं, समुद्र के जहाज जिस तट पर आके रुकते हैं वहां से वस्तुओं का जो है आयात निर्यात होता है, उसी को पत्तन या बंदरगाह के नाम से जानते हैं। जैसे मुंबई की बारे में बात हो रही है, तो मुंबई जो है बंदरगाह के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप पर स्थित मुंबई देश का द्वितीय महानगर और प्रमुख पत्तन, व्यापारिक केंद्र, औद्योगिक नगर है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग या फिल्म उद्योग विशेष रूप से विकसित किए जाते हैं। बस कहानी थोड़ा समझ जाइए। यहाँ के प्रमुख निर्यात पदार्थ जो हैं वो सूती वस्त्र हैं, तिलहन है, चमड़े के सामान है, मैग्नीज है, अभ्रक है आदि, तथा आयात में मशीनरी, इस्पात, कागज, रेशम, रसायन और खनिज तेल, ये सब आयात निर्यात किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसकी भौगोलिक स्थिति को बताना है। सबसे पहले ये इसका लोकेशन इस प्रकार से करके थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए और मुंबई दर्शा दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। डायग्राम का प्रयोग जरूर करना है क्योंकि भूगोल में मैपिंग होता है और बिना मैपिंग के क्वेश्चन अधूरा होता है। तो यहाँ पे जैसे आ गया ना मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह कुछ करना नहीं, सिंपल से ऐसे करके और आपको ऐसे कर देना है और आपको यहाँ पे लिख देना है मुंबई बंदरगाह और लिखना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। ठीक है, ये द्वीप पर स्थित है और इसके बारे में लिख देना कि क्या क्या यहाँ से निर्यात किया जाता है और क्या क्या यहाँ से आयात किया जाता है, यही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का नाम बताइए। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं उन्हें समझना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आप सभी जानते हैं यूपी की जनसंख्या सबसे नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र, 2 नाम यहाँ पे लिख दीजिए, सबसे कम सिक्किम और मिजोरम, यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अति लघु क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न का। तो जो लघुत्तरीय प्रश्न है इसको जो है आपको कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहेंगे। क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व के कौन कौन से प्रकार हैं ये हमें समझना है। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व के प्रकार को समझने से पहले आपको ये समझना है कि आखिर जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो देखिए मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया है। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं, ये 1 किलोमीटर एरिया है, स्क्वायर एरिया है। इस एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं ये हमें यहाँ पे समझना है। तो पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व का मतलब क्या? अर्थमेटिक डेंसिटी। यहाँ पे देखिए किसी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात के गणितीय घनत्व को कहते हैं। यानी जो देश की जनसंख्या होती है और उसका जो क्षेत्रफल होता है, जैसे भारत की बात करें, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,200
तिरसठ वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इस क्षेत्रफल पे, पूरे इस एरिया पे, है ना, ये पूरा एरिया पूरे विश्व का 2.4% है, पूरे विश्व का 254% है। और यहाँ पे लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है पूरी दुनिया के। तो जितना क्षेत्रफल है और जितनी जनसंख्या निवास करती है उसका एक गणितीय घनत्व होता है, उसी को गणितीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है कार्यकीय घनत्व। कार्यकीय घनत्व का मतलब क्या होता है, यानी कार्य के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। किसी क्षेत्र में कृषिकृत भूमि तथा कुल जनसंख्या का अनुपात कार्यिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब वो है कि कार्यिक मतलब कि जो काम के आधार पर, जैसे कृषि कितने लोग करते हैं, कितने लोग जो है रोजगार करते हैं, ये सब पूरा का पूरा जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्थिक घनत्व की बात करें तो यहाँ पे आर्थिक घनत्व को आप देख पाएंगे। यहाँ पे किसी प्रदेश के आर्थिक संसाधन जो भी होते हैं और उस जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसी को आर्थिक घनत्व कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो मान लीजिए एक परिवार है, इस परिवार में 10 लोग रहते हैं। इन परिवार में 10 लोग का खाना बनता है, तो 10 लोग का जो खाना बना हुआ है वो पर व्यक्ति के हिसाब से बना हुआ है। तो जो पर व्यक्ति के हिसाब से भोजन बना हुआ है उस सब में डिवाइड होगा। तो एक तरह से देखा जाए जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति के अनुसार ही आपका भोजन तैयार किया गया है। फिर वही जो है यहाँ पे प्रक्रिया आर्थिक घनत्व के नाम से जानी जाती है। सिंपल सी बात है, जितना आपके पास संसाधन होगा और जितना जनसंख्या है उनमें जो जनसंख्या में जो संसाधन डिवाइड होता है उसी को आर्थिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व के अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल होता है और जितनी जनता कृषि करती है उसके आधार पे जो है कृषि घनत्व को हम डिवाइड करते हैं। तो आसानी से इसे आप समझ सकते हैं और इसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषण से आप क्या समझते हैं। मानव विकास की जो अवधारणा है, अवधारणा का मतलब क्या होता है, थॉट होता है, विचार होता है कि मानव विकास कैसे कर सकता है। इसके लिए आप क्या विचार देंगे। जैसे मान लो आप बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे होंगे, कुछ आइडियाज चल रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे यहाँ पे कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे नंबर लेकर आना है। जो भी अवधारणा है, नहीं जो भी थॉट चल रहे हैं वही आपकी अवधारणा, वही विचार होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है क्षमता और दूसरा पॉइंट लिखा है सतत पोषण। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के आधार पे कैसे मानव विकास करता है ये हमें समझना है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्षमता तथा सतत पोषण विकास लिखा गया है। इस क्षमता को यहाँ पे हम समता लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्षमता ही बता दे रहा हूँ और समता भी दोनों बता दूंगा। ठीक है, चलिए पहले समता ही देख लेते हैं। यहाँ पे समता का मतलब क्या होता है, समानता। जैसे मान लो एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाता है तो क्या किसी एक बच्चे को पढ़ाता है कि सारे बच्चों को पढ़ाता है, जितने बच्चे क्लास में होते हैं। आपका जवाब होगा वो टीचर जितने बच्चे क्लास में होते हैं उन सबको समान रूप से पढ़ाता है। इन्हें जो ज्ञान देता है वो सबको समान रूप से देता है। अगर समान रूप से देता है तो इसे समानता कहते हैं, क्योंकि ज्ञान सबको समान रूप से मिल रहा है। इस पूरे प्रक्रिया को समानता के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आपके क्लास में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी क्लास में आपके टीचर ने मान लो पेन बंटवा दिया, कॉपी बंटवाया, तो अगर वो कॉपी सब में बराबर बटा है तो उसे समानता कहेंगे, लेकिन किसी 2-3 लोगों का बटा है तो उसे असमानता कहेंगे, क्योंकि वहां पे समानता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समता का मतलब क्या, समता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उपलब्ध होने वाले अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करने से है। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि जो भी आपके पास संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, उन संसाधनों को अगर बराबर बांटा जाए, समान रूप से सब में बांटा जाए तो सबका विकास होगा। अगर किसी एक को बांटा जाए तो विकास नहीं होगा। जैसे राशन मिलता है ना, राशन अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जाए तो क्या समानता है, यहाँ पे समानता नहीं है। लेकिन राशन सब पूरे गांव में सबको मिलता है, इसका मतलब यहाँ की समानता है। यही पॉइंट आप समझ के अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास में मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई एक पेड़ है, सिंपल भाषा में समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पेड़ है, ठीक है, आप हैं मान लीजिए यहाँ पे,
आप क्या कर रहे हैं, इस पेड़ का पूरा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, इस पेड़ का पूरा उपयोग कर रहे हैं, आप इस पेड़ का उपयोग कर रहे हैं और आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर इस पेड़ का उपयोग कर ले तो इसी प्रक्रिया को सतत पोषणी विकास के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए जो भी आपका घर है, ठीक है, जो भी आपका घर है, आपके पिताजी ने आपका घर बनवा दिया है आपके रहने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पिताजी को लगता है कि मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, तो वो बुलडोजर मंगा के अगर आपका घर गिरवा देंगे तो क्या आप विकास कर पाएंगे? आप पहले घर बनवाएंगे तब विकास करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पिताजी ने आपका घर बनवाया है तो वो आप भी उसमें रहिए, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसमें रहे, तो ये पूरा प्रोसेस सतत पोषणी विकास के नाम से जाना जाता है। अगर समझ जाएंगे तो लिख ले जाएंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे। दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है। क्वेश्चन है यहाँ पे, मिश्रित कृषि क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। नाम से पहले उत्तर निकालने की कोशिश करिए। मिश्रित कृषि, मिश्रित का मतलब मिक्स, जैसे खिचड़ी होता है, खिचड़ी में कई सारी चीजें मिली होती हैं, तो उस प्रकार से हम यहाँ पे कृषि की बात देखते हैं। तो कृषि में इसका मतलब ये कि एक साथ कई फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, उसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। आइए इसकी विशेषता को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों इसमें जो है महत्व दिया गया है। यानी ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से हम पशुपालन करते हैं ना, तो पशुओं को चारे के उत्पादन भी करने पड़ते हैं पशुओं के लिए। तो पशुओं के लिए जो चारे का उत्पादन करना पड़ता है, इसका मतलब ये है पशुओं के लिए किया जा रहा है ना, तो ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन आदि चारे की फसल हैं और प्रमुख रूप से फसलें बोई जाती हैं। जैसे मैं एक सिंपल भाषा हमको समझाऊं, जैसे गेहूं बोते हैं, गेहूं में सरसों भी होता है, गेहूं में जौ भी बोते हैं, और उसी के साथ साथ में आलू, मूली ये सब बोया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। आप इससे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, फसलों के साथ साथ पशुओं में जैसे भेड़, बकरी, सुअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। ध्यान रखेंगे, जो भी फसल उत्पादन होते हैं, फसलों के साथ में अगर आप पशुपालन भी करते हैं तो वो भी कृषि, मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनसे जो भी पूरा प्रोसेस होता है, जैसे दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, जो भी उनके जो भी चारे होंगे उनके लिए उत्पादन करना पड़ता है, ये पूरा प्रोसेस मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आराम से समझ के आप इसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। स्वच्छंद उद्योग, नाम से स्पष्ट निकालिए आंसर कि ऐसा उद्योग हो जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, यानी स्वच्छंद उद्योग होगा वो। भाई सिंपल सी बात है, जहां पे ऐसा प्रदूषण होगा, जैसे कि बैटरी वाली गाड़ी होती है, सीएनसी वाली जो गाड़ी होती है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है, तो प्रदूषण नहीं होता, इसका मतलब स्वच्छंद उद्योग है। तो ऐसा कौन सा उद्योग किया जाए जिससे पूरा वातावरण स्वच्छ रहे, उसी के बारे में बात कही गई है। देखते हैं, स्वच्छंद उद्योग की स्थापना व्यापक विविधता वाले स्थानों पर की जाती है। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल, जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं, पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये इस पूरा सेंटेंस जो है किताबी भाषा लिखा गया है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आप सिंपल भाषा में आपको समझा दूं कि ऐसा उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं उसे स्वच्छंद उद्योग के नाम से जानते हैं, ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, संचार के कार्य क्या हैं, कम्युनिकेशन के क्या कार्य हैं, इनको समझना है। तो कम्युनिकेशन के कार्य देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे संचार का क्या काम है। संचार का काम है भैया जानकारी देना, जैसे कि रेडियो से, टेलीविजन से, मोबाइल से, ये क्या है, संचार के साधन है जिनके द्वारा आपको जानकारी मिल रही है। आप पढ़ रहे हैं बैठ के, तो आपको कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से जो है आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, संचार में जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना। तो कहने का मतलब कि संचार के माध्यम से जो भी व्यक्ति होते हैं वो प्रभावित होते हैं एक दूसरे से। ऑनलाइन का जमाना है तो आप पढ़कर जो है प्रभावित होते हैं कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। जैसा भी आप जहाँ जानकारी आपको मिलती है तो आपको प्रभाव जरूर पड़ता होगा, ठीक है। ऐसे अगला पॉइंट ले सकते हैं कि संचार व्यक्तियों और समाजों तथा देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। कम्युनिकेशन, जैसे आप कोई विदेश में रहता हो तो विदेश में अगर आपको कोई कम्युनिकेशन बनानी है तो आराम से बना सकते हैं, और अपना जो है लेन देन भी और अपना जो भी प्रक्रिया होती है आप उससे आसानी से संचार के माध्यम से
कर सकते हैं। नेक्स्ट है संचार विभिन्न तत्वों, विचारों और मसलों पर मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने के सहायक होता है। बहुत सिंपल पॉइंट लिखा हुआ है कि संचार जो होता है, जो भी विचार होते हैं, जो भी मसले होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्याएं होती है, जो भी समाधान होते हैं, उनका विचार विमर्श किया जा सकता है, ठीक है, आसानी से। मनुष्य को मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भाई कम्युनिकेशन के द्वारा मनोरंजन इंसान अच्छे से कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि संचार राष्ट्र की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति में सहायक होता है। भाई सिंपल सी बात है कि राष्ट्र की और औद्योगिकी और आर्थिक की विकास होती है। अगर कम्युनिकेशन ना हो, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट ना हो, तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो पाए। कनेक्शन यानी जो कम्युनिकेशन है वो जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला आपके सामने है, क्वेश्चन है सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं, इनके महत्व बताइए। तो नाम से देखिए सीमावर्ती लिखा है। सीमावर्ती का मतलब सीमा के निकट, यानी बाउंड्रीज पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उनकी बात हो रही है। बाउंड्रीज का मतलब जैसे मान लो मैं थोड़ा सा आपको महसूस कराने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ मान लेते हैं इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इधर चाइना हो गया, इधर चीन हो गया, और यहाँ पे नेपाल हो गया, ठीक है, यहाँ भूटान हो गया। तो अब ये जो यहाँ पे जो सड़कें बनाई जाएंगी, यहाँ पे इसे सीमावर्ती सड़कें कहते हैं, क्योंकि बाउंड्री पर बनाई जाती हैं। तो इनका महत्व क्या होता है ये हमें बताना है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी कि सीमावर्ती सड़कें क्या होती हैं। तो सीमावर्ती सड़कें का मतलब जो सीमा के अंत में बनाई जाती हैं उन्हें सीमावर्ती जो है सड़कें कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है। तो देखिए वे सड़कें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाए जाते हैं सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो सीमावर्ती सड़कें देश की सीमा पर बनाया जाता है। और ये बनाया किसके द्वारा जाता है, तो जवाब होगा बीआरओ के द्वारा, ठीक है। बीआरओ का पूरा नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ये भी बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। आइए इसके महत्व पर नजर डालते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो महत्व होता है ये सैनिक दृष्टिकोण से लिए महत्व होता है, क्योंकि सैनिकों का सामान जो होता है आसानी से पहुंचाया जा सके, उनके खाने पीने का सामान, उनके जो भी प्रैक्टिकल मतलब जो भी बंदूक वगैरह होती है, जो भी सामान होती है, उनको आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सड़कें सैनिक के युद्ध सामग्री, जो भी सामग्री होते हैं उनको आसानी से पहुंचाने के लिए ये सड़कें बनाई जाती हैं। ये सड़कें देश की सीमा की निगरानी के लिए सहायक होते हैं। भाई कोई देश दूसरे देश में घुस ना सके इसलिए बाउंड्री बना लेते हैं, आसानी से वहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे जो भी दिए गए हैं आप इनको एक बार तैयार करिए। मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊंगा और मैपिंग भी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जो है आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में और ऐसे ही आसान शब्दों में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।